कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है? निर्वाचित नहीं होगा, निर्वाचन नहीं होगा। इसको सुधार लीजिए थोड़ा। समझ तो गए ही होंगे आप लोग, समझनीय में तो आप लोग घुस खा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है? देखिए, निर्वाचन आयोग आप सब लोग जानते हैं, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है या संविधानेतर संस्था है? कैसी है? संवैधानिक। संवैधानिक, क्योंकि अनुच्छेद 324 यह कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक आयोग है। और इस संवैधानिक आयोग का जो काम है, कुछ ना कुछ काम होगा ना, बहुत काम है। सही है, बोले बहुत काम है। निर्वाचन आयोग का कई सारा काम है। जैसे एक काम है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। लेकिन अभी तो निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत आरोप लगता है, तो खैर उन आरोपों में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन संवैधानिक संस्था है, उसका काम है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। आज का युग कैसा है जानते हैं? देखो, कहावत में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला बात है। आप समझे, बाद बाकी किसी का कुछ नहीं होने जा रहा। तो निर्वाचन आयोग का एक काम है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के अंतर्गत निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, मतलब चुनाव का डेट जारी करता है कि चुनाव कितने चरण में होंगे, किस किस डेट में होंगे। पहला चरण के अंतर्गत नामांकन भरने की तारीख कब से कब तक है, कब तक वापस लेने की तारीख है, सब कुछ स्पष्ट करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव करवाने के बाद मतगणना करवाना, रिजल्ट जारी करना निर्वाचन आयोग का काम होता है। फिर मतदाता सूची तैयार करना, मतलब कौन मतदान करेगा और कौन मतदान नहीं करेगा, उसको लेकर एक सूची जारी किया जाता है जिसे मतदाता सूची कहा जाता है। मतदाता सूची तैयार करवाना निर्वाचन आयोग का काम होता है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना निर्वाचन आयोग का काम होता है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना या करना निर्वाचन आयोग का काम होता है। निर्वाचन आयोग का काम होता है। ये सभी निर्वाचन आयोग के काम होते हैं। लेकिन अगर चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है, बल्कि चुनाव में होने वाले विवाद का निपटारा करवाना न्यायालय का काम होता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में विवाद होता है तो वो मामले उच्च न्यायालय में रखा जाता है। उच्च न्यायालय पहले डिसीजन देता है। अगर कोई एमपी एमएलए उच्च न्यायालय के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो चुनाव में हुए विवाद का निपटारा करना न्यायालय का काम होता है। किसका काम होता है? न्यायालय। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा एक दो और कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कश्मीर, कश्मीर में जानते हैं हिंदुओं का शासन रहा है, ऐसे मुसलमानों का भी शासन रहा है, लेकिन हिंदुओं का भी शासन रहा। प्राचीन काल में कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का शासन रहा है। और इन तीनों वंशों के अंतर्गत शासन करने वाले जो राजा हुए वे हिंदू हुए। और कश्मीर में जो कारकोट, उत्पल और लोहार वंश का शासन हुआ है, इसको लेकर के जानकारी हमें कलहन के राज तरंगी से मिलती है। और कश्मीर में शासन करने वाले हिंदू शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा मार्तंड मंदिर का निर्माण कश्मीर में करवाया गया था। आंसर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीड। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं? भूमि सुधार। भूमि सुधार समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बल्कि भूमि सुधार है राज्य सूची में। राज्य सूची में बाद बाकी विषय सब समवर्ती सूची में है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, संभवतः जानते हैं भारत ही ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है और बहुत कम ऐसा देश है, भारत तो है ही, और भारत के साथ साथ इक्का दुक्का ही ऐसा देश है जहां पर संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची तीनों है।
ऐसे विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में संघ सूची और राज्य सूची है। ऐसे विश्व के अधिकतर देशों में सिर्फ संघ सूची और राज्य सूची है। जैसे अमेरिका ही देख लीजिए, संघ सूची राज्य सूची है, बस हो गया, तीसरा कोई सूची नहीं। लेकिन भारत में संघ सूची और राज्य सूची के साथ साथ समवर्ती सूची भी है। यानी विषय, काम करने वाले विषय को अलग अलग सूची में बांटा जाता है, अलग अलग सूची में डाल दिया जाता है, और अलग अलग सूची के ऊपर कानून जो है अलग अलग स्तर के सरकारों के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची के विषय पर कानून संसद, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से कोई भी बना सकता है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 और विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तत्पश्चात समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बढ़कर हो गई 52। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं वो है शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, मापतौल, न्याय प्रशासन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल्लीकट्टू नामक त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। हाँ, सही है। इसमें क्या होता है? आदमी सांड से लड़ता है, दो सांड को आपस में लड़ाया जाता है। ओ, बाबा गड़िया पूजा त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। हाँ, पुष्कर मेला पंजाब राज्य में, राजस्थान में, ठीक है। पुष्कर मेला पंजाब नहीं बल्कि राजस्थान। कौन कौन सा सही है? 1 और 2। बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? देखिए, आप सब लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है, और मूल संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन आगे चलकर संविधान संशोधन के जरिए कुछ और भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और 21 + 71 जोड़िएगा तो 92। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मैथिली बिहार में बोला जाता है, डोगरी जम्मू कश्मीर में, बोडो असम में, संथाली झारखंड में बोला जाता है। इन सभी भाषा को राजभाषा का दर्जा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दिए गए हैं। वही जो 91वां संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया है, और यह प्रावधान किया गया है केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाँ है, यानी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, हाँ नई दिल्ली में है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में ही है, ठीक है, सही बात है। लेकिन इसकी बैठक हो सकती है। देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, ठीक है, अच्छी बात। सामान्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में ही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति के स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक देश के किसी भी शहर में हो सकती है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, किसी भी शहर में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक हो सकती है। जरूरत पड़े कहीं भी हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय की बैठक, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से। ऐसा हुआ भी है, श्रीनगर में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, समझ गए। तो राष्ट्रपति के स्वीकृति से देश भर में कहीं भी हो सकती है। पंचायती राज के संबंध में गठित अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? देखिए, पंचायती राज से संबंधित समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ है। इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में दिया है। अशोक मेहता समिति ने यह कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय होनी चाहिए, जिसमें एक होना चाहिए मंडल पंचायत और दूसरा होना चाहिए जिला परिषद। ग्रामीण आबादी 15 से 20 हजार ग्रामीण आबादी को मिलाकर एक होना चाहिए मंडल पंचायत।
15 से 20,000 ग्रामीण आबादी को मिलाकर होना चाहिए एक मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद। और इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाए कहलाएगा। देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाए, जनता के प्रतिनिधि चलाए। देखिए, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के हस्तक्षेप से शासन प्रशासन चलाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्यक्ष तौर पर जनता के हस्तक्षेप से शासन प्रशासन चलाया जाता है। गिने चुने, विश्व के गिने चुने देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलेगा, जिसमें स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलेगा। देखिए, वैसा देश जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कम है, जिसकी आबादी कम है, तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। लेकिन वैसा देश जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व के अधिकतर देशों में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है देश में। जैसे भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इन देशों में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। और वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है, वही तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे अगर बात भारत की ही करें, तो भारत में हम आम जनता के द्वारा जिसे चुना जाता है, हम आम जनता मोदी जी को चुने हैं, तो मोदी जी जनता के प्रतिनिधि हुए, और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मोदी जी हम लोगों पर शासन करने का काम कर रहे हैं। बिहार में अगर हम लोग नीतीश जी को चुने हैं, तो नीतीश जी की अगर हम लोग बात करें, तो जो नीतीश जी हैं वो हम लोगों के द्वारा चुने गए। हम लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक को चुने, विधायक अपना नेता चुना नीतीश जी को, और इसलिए नीतीश जी जो है हम बिहार वासियों का नेता चुना नीतीश जी को, और इसलिए नीतीश जी जो है हम बिहार वासियों के ऊपर राज कर रहे हैं। तो भारत में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है, अर्थात भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डेमोक्रेसी, ग्रीक भाषा के दो शब्द। डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें, इसका हिंदी होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के की अगर हम लोग बात करें, इसका हिंदी होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोक या जनता, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। यानी डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। तो डेमोस का अर्थ पूछ रहा है जनता, जनता। क्रेसिया का अर्थ पूछता तो शासन हो जाता। विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। देखिए, विधि के शासन का अर्थ होता है, विधि के शासन को परिभाषित किए हैं एबी डाइसी, जॉन लॉक हो गए, एबी डाइसी हो गए। इन लोगों ने विधि के शासन को परिभाषित किया है। विधि के शासन का मतलब होता है, विधि के शासन का पहला मतलब होता है विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सब लोग एक समान हैं। विधि के शासन का दूसरा मतलब होता है सर्वोच्च स्थान विधि को प्राप्त है, सबसे ऊपर का स्थान विधि को प्राप्त है। विधि के शासन का अगला मतलब होता है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के शासन का सीधा सा आप मान के चलिए ना, सर्वोच्च विधि है, यानी सबसे ऊपर विधि है, कानून के ऊपर कोई नहीं। जैसे भारत में विधि का शासन है, भारत में कानून सर्वोपरि है, कानून के ऊपर कोई नहीं। कानून का उल्लंघन हम करें, आप करें, या प्रधानमंत्री करे, या कोई भी करे, अगर कानून के दायरा में आप आ गए, घसीटे जाइएगा, बेमौत मारे जाइएगा। समझ गए? सब होगा।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना जिला के नरवास तालाब में किसके नेतृत्व में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा गया? देखिए, जैसे हमारे मोदी जी कुछ भी कर देते हैं, जैसे 2 अक्टूबर के अवसर पर पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय में झाड़ू लगा देते हैं और एक संदेश देते हैं स्वच्छ भारत का। तो अपने समकक्ष के लोगों को कहते हैं, कैबिनेट मंत्री सबको कहते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री सबको कहते हैं, आप लोग भी अपने अपने दफ्तर में झाड़ू लगाइए। और देखा देखी जो है आम जनता भी झाड़ू लगाएगा, सब झाड़ू लगाएगा, देश अपने स्वच्छ हो जाएगा। समझे बात को? तो हमारे महात्मा गांधी क्या करते थे पता है? महात्मा गांधी जैसे साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से सांकेतिक तौर पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने की घोषणा की 6 अप्रैल 1930 को। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को लेके, कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता अपने अपने क्षेत्र में दांडी मार्च के तौर पर एक मार्च निकाले, एक यात्रा निकाले, दांडी मार्च के तौर पर एक मार्च निकाले, एक यात्रा निकाले, और अपने आसपास के नदी, झील, झरना, जलप्रपात, तालाब, पोखर जो भी मिलता है वहां पहुंचे और सांकेतिक तौर पर उस नदी के पानी से, झरना के पानी से, तालाब के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने की घोषणा कीजिए और लोगों के बीच यह जागरूकता फैलाइए कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ दिया है। मतलब नमक के ऊपर जो अंग्रेज टैक्स लेता था उस कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ दिया है। अब नमक के ऊपर भारतीयों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नमक के ऊपर भारतीयों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लोगों के बीच ऐसी जागरूकता फैलाइए। गांधी जी बड़ी दूरदर्शी थे, बहुत पहुंचल फकीर थे गांधी। मतलब देखिए गांधी जी चूज किस चीज को किया? नमक को। नमक हर किसी का मजबूरी है, नमक और चीनी, नमक और चीनी दोनों हर किसी का मजबूरी है। और जानते हैं नमक और चीनी दोनों अत्यधिक खाना पॉइजन के समान है, जहर के समान। नमक भी और चीनी भी, दोनों चीज, दोनों स्वीट पॉइजन, दोनों जितना कम खा सकते हैं उतना कम खाइए, ज्यादा दिन बचना है तो, समझे? तो देखिए गांधी जी को क्या लगा था समझिएगा। असहयोग आंदोलन में गांधी जी क्या किए थे? धोती कुर्ता त्याग कर लंगोट पे आ गए। मतलब भारत के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए ऐसा किए। तो गांधी जी देश के सभी किसानों तक पहुंच गए। देश के सब किसान गांधी जी को जानने लगे थे, हाँ एगो है हम लोग के जैसा ही कोई, ठीक है। और फिर गांधी जी फिर नमक पे वार किए। और गांधी जी को 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे थे तो उन्हें लगा कि अभी भी हम देश के हर नागरिक तक नहीं पहुंचे, अभी भी देश का हर नागरिक हमको नहीं जानता है। तो अपने आप को देश के हर नागरिक को जनाने के लिए गांधी जी ने नमक को पकड़ा। नमक तो हर कोई भारतीय खाता है, नमक के बारे में तो हर कोई जानने का प्रयास करेगा। तो गांधी जी इसी वजह से नमक को चुने, समझ गए। और अपना तो दांडी मार्च करके गुजरात में नमक कानून को तोड़ने की घोषणा की है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कांग्रेसी नेताओं ने दांडी मार्च के तौर पर छोटा मोटा मार्च निकाल करके नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किया। तो पटना में एक हुआ करते थे कांग्रेसी नेता अंबिका कांत सिन्हा, और ये जो है पटना में एक छोटा सा मार्च निकाले और नरवास तालाब में पहुंचकर नमक कानून को तोड़े। और जो है आंसर यही होगा। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा? भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी बाढ़। ओजोन परत का क्षरण देखिए कैसे। ओजोन परत का जब क्षरण होगा, हो भी रहा है, तो उससे जानते हैं ओजोन परत के क्षरण से पूरा पृथ्वी प्रभावित होगा, पूरा पृथ्वी, नॉर्थ अमेरिका भी, साउथ अमेरिका भी, यूरोप भी, अफ्रीका भी, एशिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, सब ओजोन परत के क्षरण पूरा पृथ्वी प्रभावित होगा। और ओजोन परत में जब क्षरण होगा, मतलब ओजोन परत में जब छिद्र होगा, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएगी और पृथ्वी पर जो मानव है
वह त्वचा कैंसर से ग्रसित हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका के भी, साउथ अमेरिका के भी, यूरोप के भी, एशिया के भी, अफ्रीका के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, पूरे पृथ्वी के मानव त्वचा कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, जैसे बाढ़े आता है, बिहार में आया, बिहार प्रभावित हुआ, झारखंड तो प्रभावित नहीं हुआ। तो बाढ़ सीमित क्षेत्र में आता है, ज्वालामुखी भी सीमित क्षेत्र में फूटता है, सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है। भूकंप भी सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है। देखते ना है, भूकंप आता है, दिल्ली में आया, बिहार में नहीं आया, नेपाल में आया, भारत में नहीं आया, ऐसा होता है ना। तो भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सब सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे गांधी जी के द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह सीमित क्षेत्र तक सीमित था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह सीमित क्षेत्र तक था, लेकिन वही गांधी जी के द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैला। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैला। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैला। समझे बात को? ओजोन परत का क्षरण। मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी किस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे? ये सब सन्यासी विद्रोह का महत्वपूर्ण नेता था। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह 1770 से 1810 ईस्वी के बीच हुआ। हाँ, 20 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1770 से 1780 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं, समझे। देखिए भाई, मोबाइल काहे चला रहे हो? कितना बढ़िया आदमी होकर के मोबाइल चला रहे हैं, बताइए। सुनिए, अंग्रेजों ने, अंग्रेज व्यापारी था, किसी को नहीं छोड़ा, आदिवासी तक को नहीं छोड़ा, सन्यासी को कैसे छोड़ देता? मतलब अंग्रेज भारत के हर वर्ग के लोगों का शोषण किया, सन्यासियों तक का भी शोषण किया। सन्यासियों का शोषण कैसे किया? कई तरीका से सन्यासियों का शोषण किया। एक तो पहला कहा, सन्यासी जो तीर्थ यात्रा पर जाते, सन्यासी, सन्यासी का मतलब क्या जानते हैं क्या? देखिए, सन्यासी का मतलब मेरे अर्थों में अगर समझे, जिसका इच्छा मर गया हो, यानी उसमें इच्छा ही ना हो, ना नया आईफोन लेने का इच्छा हो, ना पैसा लेकर प्रवचन देने का इच्छा हो। सन्यासी का मतलब इच्छा विहीन। अब जिसको नया आईफोन लेने का शौक है, हर नया आईफोन फर्स्ट डे में चाहिए, वो सन्यासी नहीं है। और जो बाबा 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लेकर के प्रवचन देता है, 25-50 लाख लेकर के कहता है मोह माया त्याग दीजिए, अपना मोह माया नहीं त्यागा है, लेकिन दूसरे को नॉलेज देगा आप मोह माया त्याग दीजिए। समझो, ऐसा नहीं होता है। सन्यासी का मतलब सीधा समझिए, जिसकी इच्छा मर चुका, जिसको धन संपत्ति, परिवार, रिश्ता, नाता से कोई लेना देना नहीं, वो सन्यासी। समझे? योगी जी सन्यासी है, समझो। योगी जी को आप सन्यासी कह सकते हैं, कह सकते हैं योगी जी? नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, मत कहिए, तो सुनिए, अल्लाह मत कीजिए। देखिए, सन्यासी, सन्यासी तीर्थ यात्रा पर जाते थे, मतलब अपने धर्म से जुड़े जो प्रमुख स्थल है वहां की यात्रा पर जाते थे। तो अंग्रेजों ने सन्यासियों के तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया, और कहा कि अगर तीर्थ यात्रा पर जाइए तो हमको दीजिए टैक्स, पैसा, ठीक है। दूसरा, जो मंदिर होता था, किसी मंदिर के अधीन 5 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तो उस जमीन पर जो उत्पादन होता था, मंदिर के अधीन जो जमीन था, उस जमीन पर जो उत्पादन होता था, उस उत्पादन
पर अंग्रेज टैक्स लेता था। ये सब तरीका था सन्यासियों के शोषण करने का। इन तरीकों से अंग्रेजों ने सन्यासियों का शोषण किया, और जब अंग्रेजों ने सन्यासियों का शोषण किया तो सन्यासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम जन विद्रोह सन्यासी विद्रोह है, जो 1770 से 1820 ईस्वी के बीच हुआ। छिटपुट तरीका से हुआ। कभी इसका नेतृत्व मजनून शाह ने किया, कभी देवी चौधरानी ने किया, कभी भवानी पाठक ने किया। लंबे समय तक यह विद्रोह चला, लेकिन प्रखर रूप से यह विद्रोह 1770 से 1780 के बीच चला। और इस विद्रोह को यूं तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही दबा दिया था, लेकिन फिर भी यह विद्रोह 1780 के बीच भी छिटपुट तरीका से जो है यह विद्रोह चलता रहा, समझिए। और इसी विद्रोह के नेता भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मजनून शाह, ये सब इसी विद्रोह के नेता है। केना सरकार, बिरजी नारायण, केना सरकार भी इस विद्रोह से जुड़े हुए हैं, बिरजी नारायण भी इस विद्रोह से जुड़े हुए हैं। और इस सन्यासी विद्रोह के विषय में जानकारी हमें आनंद मठ से मिलती है, आनंद मठ। और जो आनंद मठ है इसकी रचना किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। हीरो रुक जाइए, कहां जा रहे, ठहर जाइए, ठहर जाइए, मत जाइए, आपके बिना मेरा मन लगेगा, बताइए। आप लोग जाने लगते हैं। किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन गलत है। डेट रायट जापान में है, लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, सही है। मैग्नीटोगोर्स्क लो इस्पात सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन सही है। बर्मिंघम इंग्लैंड में है, जलपोत निर्माण नहीं। बर्मिंघम जानते हैं लो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में है, लो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और बर्मिंघम और भी कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्यतः लो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर डी। जवाब बी थे, राज्य कानून से संबंधित था, राज्य कानून।